नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अतीत से वर्तमान यानी इतिहास विषय पर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 यानी ग्रामीण जीवन और समाज। इससे ऊपर के दोनों अध्याय को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज पर। यह है आपका अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। कहने का मतलब अंग्रेज़ों के शासन के समय हमारे भारत के गांवों का क्या हालचाल था, वहाँ के किसानों का क्या हालचाल था, यही सब हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। चूँकि यह अध्याय 3 है, तो पिछले दोनों अध्यायों में हम समझ चुके हैं कि किस तरह हमारा जो भारत था वह एक विशाल और समृद्ध देश था। आज का यह भारत जो देखिए, यह लाल कलर वाला जो भाग है यही भारत है, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन से पहले हमारा भारत यह पूरा भारत था। ठीक है। और किस तरह यहाँ यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारी लोग समुद्री रास्ते खोज करके हमारे देश पहुँच गए और हमारे देश से क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और व्यापार करते करते वे लोग हमारे देश पर शासन जमा बैठे। ठीक है। और शासन जब जमा बैठे तो वे लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वे लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, है ना। लड़ते झगड़ते क्या हुआ, सबसे अंत में इंग्लैंड बचा, लास्ट में इंग्लैंड बचा और इंग्लैंड का शासन हमारे पूरे देश पर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ों का शासन था। यह सब आप पिछले दोनों अध्यायों में समझ चुके हैं। तो आज इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन का प्रभाव हमारे देश के गांवों पर किस प्रकार पड़ा और उस गांव में रहने वाले किसानों पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि हम गाँवों और किसानों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। उनका तो कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन नहीं, हम गाँव किसानों पर प्रभाव के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उस ज़माने में शहर का विकास उतना शुरू नहीं हुआ था। आज बहुत सारे शहर हैं, आप देखिए आपके बिहार में मुजफ्फरपुर है, पटना है, भागलपुर है, बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, मोतिहारी है ना। लेकिन उस समय उस ज़माने में शहर न के बराबर था, सिर्फ गाँव ही गाँव थे और गाँव में किसान लोग रहते थे। ठीक है। तो उस समय हमारे देश की लगभग पूरी जनसंख्या कहाँ बसती थी, गाँवों में ही बसती थी। ठीक है। और अंग्रेज़ों का जो भी मुनाफा होता था वह सब खेती किसानी से ही प्राप्त होता था। तो इसीलिए इस अध्याय में हम समझेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन के समय हमारे देश का ग्रामीण जीवन और वहाँ का समाज कैसा था। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश का ग्रामीण जीवन किस प्रकार का था। तो देखिए, आज ना बहुत सारा काम हो गया है। समाज के बहुत सारे लोग, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, किसी का दुकान होता है ना, कोई मिस्त्री होता है, बहुत सारा चीज़ का मिस्त्री होता है, कुछ लोग व्यापारी करते हैं, इत्यादि बहुत सारे काम हो गए हैं आजकल। लेकिन पहले के ज़माने में यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले सिर्फ कृषि होता था, सिर्फ खेती होता था। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ कृषि, सिर्फ खेती, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। ऐसे लोग शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर लोग थे भी तो बहुत कम, यानी इक्का दुक्का। ठीक है। तो हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश का शासन व्यवस्था किस प्रकार था, किस प्रकार राजा लोग जो होते थे वो यहाँ के किसानों पर अपना शासन करते थे और कर यानी टैक्स का वसूली करते थे। तो देखिए, अंग्रेज़ों के शासन से पहले एक राजा हुआ करता था जो पूरे ये देश का एक राजा होता था। ठीक है। इस राजा के अंडर में बहुत सारे ज़मींदार होते थे। ठीक है। ये सब क्या होते थे, बहुत सारे ज़मींदार होते थे। ठीक। और इस ज़मींदार के अंडर में किसान लोग होते थे। मतलब राजा डायरेक्टली किसानों से कर नहीं वसूल करता था। राजा किससे कर वसूल करता था, ज़मींदार से। और ज़मींदार जो लोग थे वह, उनके अंडर में बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे किसान लोग रहते थे। तो ज़मींदार लोग क्या करता था, ये जितना भी फसल का उत्पादन होता था और उस उत्पादन में से जितना भी कर ये राजा के द्वारा तय किया गया होता था, उस कर को क्या करता था, यह किसानों से ज़मींदार ले लेता था। ठीक। और अपने पास कुछ रख के सारा ये कर किसको पहुंचा देता था, राजा के पास। ठीक है। तो ज़मींदारों का क्या काम था, किसानों से कर वसूल करके राजा को पहुंचा देना। ठीक। तो पहले इस प्रकार का शासन व्यवस्था था। ठीक है। और जितना भी ज़मीन हुआ करता था, इस सब का मालिक कौन होता था, इस सब ज़मीन का मालिक राजा होता था। ठीक है। अब देखिए, जब राजा लोग का शासन खत्म हो गया और जब अंग्रेज़ों का शासन आया, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के शासन के समय क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार इस व्यवस्था से प्राप्त लगान, कर, मुनाफा, आमदनी से संतुष्ट नहीं था। उसे और अधिक आमदनी का लालच था। मतलब जिस प्रकार राजा लोग जो थे वो किसानों से, ज़मींदारों के द्वारा क्या करते थे, कर वसूल करके आराम से खुशी चैन से रहते थे। ठीक है। उसी तरह अंग्रेज़ों को भी रहना चाहिए था। ठीक। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो था
जमींदारों द्वारा प्राप्त टैक्स से, है ना, वह खुश नहीं था। देखिए, कर, लगान, मुनाफा, आमदनी, यह सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जितना उसको प्राप्त होता था उससे वह खुश नहीं था, उसे और अधिक आमदनी का लालच था। वह चाहता था कि और अधिक से अधिक हम क्या करें, मुनाफा कमाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, अंग्रेज लोग जो थे उनको साम्राज्य वृद्धि करने के लिए लगातार युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। जैसे आज बिहार को जीत लिए तो कल उनको उत्तर प्रदेश को जीतना होता था, है ना, उसको जीत लिए तो फिर कल दूसरे क्षेत्र को जीतना होता था। तो इस तरह से हमेशा साम्राज्य की वृद्धि करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। और युद्ध करने के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा समस्या था अंग्रेजों के साथ कि प्रशासन करने के लिए जो अधिकारी होते थे, सैनिक होते थे, है ना, उनको नया नया में यहाँ के सैनिकों पर उतना विश्वास नहीं था। तो वे लोग क्या करते थे, अधिकारी और सैनिक इंग्लैंड से मंगवाते थे, ठीक, वहीं से अधिकारी और सैनिक आते थे। तो जो लोग वहाँ से आते थे उन्हें क्या होता था, ज़्यादा वेतन का आवश्यकता होता था, तो उनको वेतन भी देना पड़ता था, ठीक। अच्छा, तीसरा जो कारण था वह कि व्यापार करने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता उन्हें होती थी अंग्रेजों को, ठीक है। इसलिए जो ये अंग्रेजी सरकार जो था उसको उस व्यवस्था से प्राप्त कर से, आमदनी से संतुष्ट नहीं था, है ना, उसको और अधिक आमदनी का लालच था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय का जो जमींदारी व्यवस्था था उसको ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया, ठीक है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि यह ठेकेदारी व्यवस्था क्या था। जमींदारी व्यवस्था को तो आप समझ चुके थे, है ना। जमींदार लोग किसान से कर वसूल करते थे और उसमें से कुछ अपने पास रख के राजा को दे देते थे। तो अंग्रेज लोग इससे खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, उसको और धन का ज़रूरत था। तो उसने क्या किया, जमींदारी व्यवस्था को ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया। हम समझते हैं ठेकेदारी व्यवस्था है क्या। पहले समझते हैं कि ठेकेदारी व्यवस्था क्या था। तो देखिए, अंग्रेज जो होता था, अंग्रेज पहले इसने क्या किया, लगान वसूल करने का यानी कर वसूल करने का जो अधिकार था वह नीलामी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो ठेकेदार ज़्यादा रुपया देता था अंग्रेज को, उसको क्या होता था, गांव का ठेकेदारी मिल जाता था, ठीक है। यह सब किसान सब था। तो पहले क्या होता था कि ये ज़मींदारों के अंडर में होता था, मतलब इससे कर वसूल, वो सब वसूल करने का अधिकार किसके पास था, ज़मींदार के पास था। और ज़मींदार इससे कर वसूल करके राजा को दे देता था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो इसने ज़मींदारों को हटा दिया और नीलामी करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब जो ज़्यादा पैसा अंग्रेजों को देगा, जो ठेकेदार है ना, उसको उस क्षेत्र का कर वसूल करने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक। ज़मींदारी व्यवस्था खत्म, ठेकेदारी व्यवस्था शुरू, ठीक है। तो यह जो अंग्रेजों का ठेकेदारी व्यवस्था था यह ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ये एक फेलियर व्यवस्था था, ठीक है। अब ये कैसे फैलिया गया, सो समझिए इसको। तो इसको फैलियाने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें ठेकेदारों को क्या हो रहा था, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। अब ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो रहा था, तो ठेकेदार जो लोग जो थे वो एक बार पैसा देके तो गाँव का ठेकेदारी खरीद लेते थे, है ना। कहने का मतलब कर प्राप्त करने का अधिकार ठेकेदारों को मिल जाता था। तो ठेकेदार लोग जो क्या करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर वसूल करते थे, है ना, और अंग्रेज को उतना ही देते थे जितना तय होता था, और ये अपना मन से बहुत ज़्यादा वसूल कर लेते थे। तो इस तरह से क्या होता था, उनको ज़्यादा फायदा हो जाता था। अब देखिए, इसको फैलाने का दूसरा कारण था कि ठेकेदार जो थे उनका ध्यान सिर्फ पैसा वसूली करने पर ही होता था, ठीक है। वे सिर्फ पैसा और धन कर वसूल करते थे। कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी चिंता उन्हें नहीं थी। अब देखिए, अगला समस्या था कि किसानों के लिए यह बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता था कि हमको इस साल कितना टैक्स देना है और अगले साल कितना टैक्स देना है। क्योंकि ठेकेदार जो लोग थे वो हर वर्ष अंग्रेज़ों को अलग अलग पैसा देकर क्या करते थे, गांव का ठेकेदारी खरीदते थे, है ना। इस वर्ष कुछ दिए, अगले वर्ष कुछ दिए। तो ठेकेदार लोग जितना पैसा देते थे उतना ही अधिक क्या करना चाहते थे, वह कर वसूल करना चाहते थे। तो कर जो था वह निश्चित नहीं था। जिस साल जितना पैसा में खरीदते थे उतना ही ज़्यादा पैसा वे किसानों से वसूल करते थे, ठीक है। तो किसानों के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ा समस्या था। तो इन सब कारणों से अंग्रेज़ों को बाद में समझ में आया कि नहीं, यह जो ठेकेदारी व्यवस्था है वह क्या है, वह गलत था, है ना। क्योंकि इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा था, है ना। और ज़्यादा मुनाफा कौन कमा ले रहा था, ठेकेदार लोग कमा ले रहा था, ठीक। और अंग्रेज़ों को मुनाफा नहीं हो रहा था ज़्यादा, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस ठेकेदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। अब कौन सा व्यवस्था लाया, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्ती का व्यवस्था लाया, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ अस्थाई बंदोबस्ती क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्ती जो है वह अंग्रेजों के शासनकाल में किसे शासनकाल में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब, 1793 में, ठीक है। और यह मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों पर यह लागू था, ठीक है। इस अस्थाई बंदोबस्ती में क्या किया अंग्रेजों ने, जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया, ठीक है। अब ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया
तो उससे अंग्रेज को क्या फ़ायदा हुआ? तो समझिए यहाँ पे पहले क्या था कि राजा होता था, है ना, और ज़मींदार होता था और किसान होता था। तो राजा जो था वह किसानों से ज़मींदारों के द्वारा क्या करता था? कर वसूल करता था। उसके बाद अंग्रेज जब आया तो क्या किया? ठेकेदारी व्यवस्था लाया। तो ठेकेदारी व्यवस्था जो ये क्या हुआ? फैलिया गया। आप तो समझेंगे अभी थोड़ा देर पहले क्यों फैलिया गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अस्थायी बंदोबस्ती लाया। इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया? जितने भी गाँव थे, किसान लोग थे, ये लोग जो खेत जोत रहे थे, है ना, उन सभी खेतों का मालिक किसको बना दिया? ज़मींदार को। ठीक है। कुछ गाँव के जितने भी खेत होते थे वो एक ज़मींदार को होता था, फिर दूसरे गांव के जितने भी खेत होते थे वो दूसरे ज़मींदार को होता था। इस तरह से सभी खेतों को वो ज़मींदार के अंडर में कर दिया। अब ऐसा करने से उसको क्या फ़ायदा हुआ, इसको समझिए थोड़ा। तो देखिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम ज़मींदारों को ये खेत का मालिक बना देंगे, ज़मीन का मालिक बना देंगे, है ना, तो ये ज़मींदार लोग क्या करेंगे? खेती में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और फसल जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके उतना ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ही ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा इनको कर के रूप में मुनाफा होगा, और जितना ही इनको मुनाफा होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा इनको होगा, अंग्रेज़ों को होगा। और अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि किसानों से जो भी लगान ज़मींदारों को प्राप्त होता था, जो भी कर ज़मींदार को प्राप्त होता था, उस कर को क्या किया था? फिक्स कर दिया था 9/10 भाग। कहने का मतलब है कि अगर आप, अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को कहा कि अगर आप किसानों से 10 किलो अनाज कर के रूप में लेते हैं तो 10 किलो में से 1 किलो आप अपने पास रखिए और 9 किलो क्या कीजिए? हमको दे दीजिए। ठीक है। ये फिक्स कर दिया था। तो यह जो 9/10 भाग था कर का, है ना, अंग्रेज़ों को जो प्राप्त होना था ज़मींदारों से, यह अस्थाई कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अस्थाई बंदोबस्त। तो एक बार फिर से समझिए कि अस्थाई बंदोबस्ती में क्या था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? ज़मींदारों को पूरे ज़मीन का मालिक बना दिया था। क्यों मालिक बना दिया? ताकि ज़मींदार जो है वह किसानों को मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने में। ठीक है। क्योंकि जितना ही ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़मींदारों को कर के रूप में आमदनी होगा। ठीक है। और जितना ज़मींदार को आमदनी होगा उसका 9/10 भाग अंग्रेज़ों को मिलना था। यह अंग्रेज़ ने क्या किया था? फिक्स कर दिया था। यानी 100 रुपया में 10 रुपया ज़मींदार को रखना था और 90 रुपया अंग्रेज़ को दे देना था। और किलो की बात करेंगे तो 10 किलो में 1 किलो ज़मींदार को रखना था, 9 किलो अंग्रेज़ को दे देना था। 9/10 भाग का यही मतलब हुआ। ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे अस्थाई बंदोबस्ती क्या था। तो देखिए इस अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने लागू तो कर दिया था और इससे बहुत हद तक अंग्रेज़ों को फ़ायदा भी हो रहा था। ठीक है। किन राज्यों से? लगभग ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों से इनको लाभ भी हो रहा था इससे। लेकिन इस अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था का कुछ खामी भी था, कुछ खराबी भी था। हम उस खराबी को भी समझ लेते हैं, क्या खराबी था इसमें। देखिए इस व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था की क्या क्या खामियां थी। सबसे बड़ी खामी तो यह थी कि किसानों को कितना कर देना होगा यह तय नहीं किया गया। कहने का मतलब है अंग्रेज़ों ने यह तो तय कर लिया कि ज़मींदार जितना किसान से लेगा उसका 9/10 भाग अंग्रेज़ को चाहिए, लेकिन यह ज़मींदार इस किसान से कितना पैसा लेगा, कितना कर लेगा, यह तय नहीं किया गया, है ना। इसका खामियाजा यह हुआ कि बहुत सारा ज़मींदार जो था वह किसानों से आवश्यकता से अधिक कर वसूल कर लेता था, है ना, जिससे क्या हुआ? किसान लोग कर्ज के बोझ से ये मरते चले गए। अब देखिए इस अस्थाई बंदोबस्ती का दूसरा सबसे बड़ा खामी यह था कि ज़मींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने से पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था, अन्यथा उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब जितना तारीख को इस ज़मींदार को अंग्रेज़ के यहाँ मतलब पैसा पहुंचाना होता था, कर का राशि पहुंचाना होता था, अगर उतना तारीख को सूरज डूबने से पहले तक नहीं पहुंचा तो अंग्रेज़ क्या करता था? इसका जो ज़मींदारी होता था उसको नीलाम कर देता था, यानी दूसरे आदमी के हाथ में दे देता था। ठीक है। और देखिए अंग्रेज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस साल अकाल पड़ा, है ना, बाढ़ आया या फिर किसी कारणवश फसल नष्ट हो गया या पैदावार ही नहीं हुआ, है ना। इससे अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जितना राशि तय था उतना ज़मींदार को क्या करना पड़ता था? अंग्रेज़ों को पहुंचाना पड़ता था। तो आप ही सोचिए अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, किसी कारण फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो यह बेचारा किसान कहाँ से कर देगा, है ना। अच्छा, अगर ज़मींदार को कर प्राप्त नहीं होगा तो यह बेचारा अंग्रेज़ को कहाँ से देगा, है ना। तो इस कारण क्या हुआ? ज़मींदार लोग भी कर्ज के बोझ तले मरता नहीं गया, मतलब कर्ज के बोझ से उसका ज़मींदारी छीनता चला गया। ठीक है। तो आशा है आप अब समझ गए होंगे अच्छे से कि यह अस्थाई बंदोबस्ती क्या था, है ना, इसका क्या फ़ायदा था, कहाँ लागू किया गया, कब लागू किया गया और इसका क्या खामी था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए उस ज़माने में ही एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था रिकार्डो। क्या नाम था? रिकार्डो। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, क्या इसका पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1821 में। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा इस रिकार्डो ने अंग्रेजों को एक नया दिमाग दिया। ठीक है, क्या दिमाग दिया? कि ज़मींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता। ज़मींदार जो है वह खुद उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं करता। यानी इसको यहाँ समझिए आप, वह जो अर्थशास्त्री था रिकार्डो, उसने क्या कहा, अंग्रेजों को क्या समझाया कि यह जो ज़मींदार लोग जो होते हैं यह कुछ भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब मेहनत करता है किसान, और ज़मींदार जो है वह यह मुफ्त का ये कर प्राप्त कर लेता है ना। अंग्रेजों को देता ही है, लेकिन बीच में यह बिचवानी बिना मतलब का है। क्यों ना डायरेक्ट अंग्रेज क्या करे? किसान से ही बात करे, है ना। अंग्रेज जो है डायरेक्ट किसान से अपना कर वसूल करे, ज़मींदारी व्यवस्था ख़त्म कर दे। ठीक, और सारा ज़मीन को क्या करे? अपने अंडर में ले ले। ठीक है, यह किसने समझाया? रिकार्डो ने। तो अंग्रेजों ने एक नया व्यवस्था शुरू किया जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्या नाम था इसका? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने ज़मींदारों को हटा दिया। ठीक है, और डायरेक्ट किसान से बात करना शुरू कर दिया। देखिए इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ? सबसे पहले तो यह समझिए कि यह लागू कब हुआ। तो यह लागू हुआ 1820 में। किसने लागू किया? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो नामक अंग्रेज ने लागू किया था 1820 में। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया। ठीक है, ज़मीन का मालिक कौन होता था? किसान होता था। ठीक है, इसमें लगान जो देना था, यानी कर जो देना था, वह किसानों को खेती पर होने वाले खर्च को काटकर जो बचता था उसका आधा यानी 50% भाग लगान के रूप में देना होता था। ठीक है, मतलब किसान को जितना भी खर्च होता था खेती करने में, उसको काट के जो भी बचता था उसका आधा ही मात्र देना पड़ता था। किसको? अंग्रेज को। ठीक है, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था काफ़ी हद तक बहुत अच्छा व्यवस्था था। ठीक है, इसमें अंग्रेज जो था वह डायरेक्ट किसान से संपर्क किया, डायरेक्ट किसान से अपना कर वसूल करने लगा। बीच में जो ज़मींदारी व्यवस्था था, ज़मींदार जो था वह ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ज़मीन का मालिक जो था ज़मींदार, वह ज़मींदार ख़त्म कर दिया। ज़मीन का मालिक कौन हो गया? किसान हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप समझ गए होंगे यह रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था। तो अभी आपने समझा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। ठीक है, तो आप अस्थाई बंदोबस्ती और रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझ चुके हैं। एक और व्यवस्था है जो आपको पढ़ना है, महालवाड़ी व्यवस्था, जो उस समय बहुत क्षेत्रों में लागू किया गया था। क्या नाम था उसका? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये देखिए मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ तो वहाँ उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव या काफ़ी बड़े ज़मीन मालिकों या परिवारों, जिन्हें क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। ठीक है, महाल जो होता था उसके अंडर में एक गांव होता था या फिर उसके अंडर में बहुत सारा खेत होता था। ठीक है, उसको महाल कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? डायरेक्ट महाल से संपर्क किया और डायरेक्ट महाल से जो भी उत्पादन का कर होता था वह ले लेता था। ठीक है, महाल कहा जाता था को इकाई माना और उसके साथ लगान वसूली करार किया। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या किया? क्या कहा गया? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने डायरेक्ट किससे संपर्क किया? महालों से। ठीक है, महाल कौन था सो आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, महाल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? महाल कहा जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? डायरेक्ट महाल से संपर्क किया और कर का जो राशि था वो डायरेक्ट महाल से लेने लगा। इसे वो क्या कहते हैं? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसमें भी वही रेट था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। तो आप तीनों व्यवस्था को समझ चुके हैं अच्छे से, अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो देखिए कुल कृषि योग्य भूमि में 19% भाग किसका था? अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत था। मतलब वहाँ से अस्थाई बंदोबस्ती के तहत ही क्या किया जाता था? कर वसूल किया जाता था। और 29% भाग जो था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था और 52% भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था। तो सबसे ज़्यादा कैसा व्यवस्था था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, 52% भूमि पर। ठीक है, 29% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था था और मात्र 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्ती था। ठीक है, तो अब देखिए यह जो नया नया तरह का जो ये लगान का व्यवस्था था, जैसे अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, है ना,
तो इस व्यवस्थाओं से ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अब हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि जो तीनों व्यवस्था था उसमें सबसे पहला जो व्यवस्था था वह अस्थाई बंदोबस्ती था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्या हुआ, ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई। क्यों? क्योंकि होता क्या था, किसी किसी साल बाढ़ आ गया या फिर ये अकाल पड़ गया तो फसल नहीं होता था, है ना। तो जब फसल नहीं होता था तो ज़मींदार जो होते थे वह किसानों से कर वसूल नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको अंग्रेज़ों को कर वापस देना पड़ता था। जिस साल हुआ उस साल भी, और नहीं हुआ उस साल भी, है ना। तो अब नहीं हुआ तो वो कहाँ से देंगे, कर्ज लेके देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ज़मींदार जो थे वह कर्ज के बोझ तले ये उनका ज़मींदारी ख़त्म होता चला गया। ठीक है, और फिर आगे देखिए, ये उसके बाद जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ देखिए, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में तो किसानों की किसान खेती में सुधार का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो अगली बार उन्हें लगान की दर बढ़ा दी जाएगी। सोच लीजिए, अंग्रेज़ सरकार को तो केवल लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार की कोई चिंता नहीं रही। ठीक है, अंग्रेज़ों को क्या था, सिर्फ मुनाफा से मतलब था, सिर्फ टैक्स से मतलब था। तो इस तरह इन तीनों ही व्यवस्था ने गांवों के किसानों और ज़मींदारों दोनों को एक तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, किसान भी और ज़मींदार भी दोनों बर्बाद हो गए। मजबूत कौन हुए? मजबूत हुए तो महाजन, जो क्या करते थे, जो पैसा उधार देते थे, है ना, महाजन, या नए ज़मीन के मालिक जिन्होंने पुराने ज़मींदारों की जगह ले ली थी। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे इसी तीनों व्यवस्था के खामी के कारण क्या हुआ, 1875 का दक्कन विद्रोह हुआ। ठीक है, यह जो दक्कन विद्रोह था वह महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इसी को कहा गया क्या, 1875 का दक्कन विद्रोह। ठीक है, इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी, जहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण काफ़ी परेशान थे, है ना। और परेशानी के कारण इन लोगों ने क्या किया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह में किसानों ने क्या किया, महाजनों को अपना निशाना बनाया, उनका खाता पैसा लूट लट लिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं 1875 का दक्कन विद्रोह। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और पुणे के अहमदनगर जिला में। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला टॉपिक है बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। ठीक है, तो देखिए नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, मतलब क्या क्या था वह, देखिए बंगाल में किसानों को पटसन यानी जूट का उत्पादन करने को कहा गया। किसने? अंग्रेजों ने उत्पादन करवाया। असम में चाय का उत्पादन करवाया। बिहार में नील, सोडा और अफीम का खेती होता था। आपका जो बिहार है यहाँ क्या क्या होता था, नील, सोडा और अफीम का खेती होता था। ठीक है, मध्य व पश्चिम भारत में कपास का खेती होता था। तो यह सब जो फसल होता था, इस फसल का यहाँ के किसानों को इससे कोई मतलब नहीं था, है ना, इसका कोई उपयोग ही नहीं था। लेकिन यह जो था, इसको क्या करते थे अंग्रेज लोग, अपने यूरोप में ले जाकर इसको काफ़ी महंगे महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, तो इससे इस फसल से यहाँ के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज लोग काफ़ी सारा पैसा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, नकदी फसल कहा गया। ठीक है, अब नकदी फसल क्या है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पादन होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों के द्वारा खरीद लिया जाता था, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। ठीक है, तो आगे देखिए, सभी तरह के नकदी फसलों में, मतलब जितना भी नकदी फसलों का उत्पादन होता था, उसमें अंग्रेजों का ज़्यादा जोर किस पर होता था, नील पर। ठीक है, यह नील आपके बिहार में उत्पादन होता था। ठीक है, और इसी नील के चलते चंपारण से सबसे पहले महात्मा गांधी ने आपके चंपारण, बिहार में ही चंपारण से क्या किया था, ये स्टार्ट किया था सत्याग्रह। ठीक है, तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा जोर किस पर था, नील का उत्पादन पर था। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की काफ़ी मांग थी। ठीक है, इसलिए अंग्रेज जो थे वह नील के उत्पादन पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज जो था वह नील का खूब खेती तो करवाता था, उससे खूब सारा पैसा भी कमाता था नील से, है ना। लेकिन नील की खेती की बहुत सारी समस्याएँ थी। ठीक है, नील की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। अब कैसे फ़ायदेमंद नहीं था, तो क्या हुआ, उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी, क्योंकि नील जो होता था वह अच्छा मिट्टी पर उसका खेती होता था। ठीक है, और देखिए नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी, और अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरन हल बैल लेकर अपने अपने नील की बुआई करवाते थे। ठीक है, यह जो नील होता था यह कब होता था, धान जब होता था उसी समय यह नील भी होता था। तो किसान लोग को धान नहीं लगाना पड़ता था, उसको नील बोना पड़ता था।
ठीक है। इससे धान का फसल में क्या होता था, देरी हो जाता था, ठीक, धान फसल उपज नहीं पाता था। इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल और कोई फसल नहीं उगाया जा सकता था। कहने का मतलब जिस खेत में एक बार नील बोआ गया है ना, तो नील जब कट जाता था उसके बाद वह फसल बंजर हो, ये वह जो ज़मीन होता था वह बंजर टाइप का हो जाता था, मतलब उस साल उस खेत में अब कुछ भी नहीं उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, किसान लोग जो थे उसका अन्न का उत्पादन नहीं होता था, वे लोग भूखे मर जा रहे थे, है ना। और नील का जो भी आमदनी होता था वे अंग्रेज लोग कमा लेते थे और किसानों को वे थोड़ा मोड़ा दे देते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले से रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में वे या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे, ठीक है। तो नील की बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस नील की खेती की समस्या को ये दीनबंधु मित्र ने समझा, है ना। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा कि नील की खेती से उन्हें कितना परेशानी हो रहा है, और उसने नील दर्पण एक पत्रिका निकाला, ठीक है। नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। क्या नाम था, नील दर्पण। इसके लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र। इन्होंने 1860 में यह पुस्तक ये छापा था बिना किसी लेखक के नाम से, क्योंकि उस समय लेखक का नाम नहीं लिखते थे ये लोग, क्योंकि लिखने से होता था क्या था कि अंग्रेज लोग इसको परेशान करते थे काफ़ी, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र जो थे उन्होंने नील दर्पण का प्रकाशन किया था। फिर बाद में इस नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद किया किन्होंने, माइकल मधुसूदन दत्त ने किया, ठीक है। इस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप में सामने आई, ठीक है। मतलब भारत के और अन्य जगह के लोगों ने समझा कि नील की खेती करने से यहाँ के जो किसान लोग थे वह कितना परेशान थे, और इसी नील के कारण ये गांधी जी को भी समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है चंपारण के किसान लोग। तो उन्होंने अपना सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, यहीं चंपारण से ही शुरू किया था, इसी नील की खेती के कारण। आगे देखिए, नील का जो खेती था वह मुख्य रूप से बिहार में ही होता था, ठीक है। इसलिए एक टॉपिक है बिहार और नील की खेती। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से कहाँ होता था, उत्तर बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर के इलाकों में, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, शुरू हुई थी, ठीक है। अच्छा, नील के अलावा अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम, पटसन, सोडा नामक नकदी फसलों का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया था। इसलिए आप याद कर लेंगे कि ये बिहार में पहले क्या होता था, नील, सोडा, अफीम, पटसन, इस सब का खूब उत्पादन होता था, ठीक है। वर्तमान गया जिला जो था, अभी जो गया जिला है वर्तमान में, है ना, वहाँ अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। यानी उस समय का जो बिहार, बंगाल में ही बिहार था उस समय, है ना। तो गया में जो अफीम का उत्पादन होता था वह पूरे बंगाल में प्रथम स्थान पर था गया, ठीक है। अब देखिए, बिहार में नील की खेती दो तरीक़ों से की जाती थी। पहला था जीरात और दूसरा था असामी बार। अब इस दोनों को थोड़ा अच्छे से समझिए। जीरात जो था यह तो थोड़ा ठीक ठाक था, कहने का मतलब अंग्रेज लोग जो थे वह किसानों से ये नील की खेती करवाते थे, है ना, जीरात के द्वारा। लेकिन असामी बार जो तरीका था यह काफ़ी ये ख़राब तरीका था। इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वह ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, है ना। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ज़मीन को बांट दिया था कि फलाने ज़मीन पर सिर्फ नील की ही खेती होगी, है ना, इसके अलावा और उस ज़मीन पर दूसरा कोई खेती नहीं होगा, ठीक है। तो जिस ज़मीन पर नील का खेती होता था वहाँ के किसान लोग ये भूखे रह जाते थे क्योंकि उन लोग को अन्न का उत्पादन होता नहीं था, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, असामी बार में बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, यानी ज़बरदस्ती कराते थे, ठीक है। कुछ रैयतों को तो अंग्रेज़ ने नील की खेती के लिए आरक्षित तक कर दिया था। मतलब उस रैयत में, यानी उस खेत में, उस ज़मीन में सिर्फ नील की ही खेती होगी और कोई दूसरा खेती नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेज़ उन्हें बस खेती का खर्च देते थे, ठीक, और उससे उनका साल भर का भोजन चल नहीं पाता था। तो इस जीरात और असामी बाढ़ के अलावा आपका जो ये बिहार में ही एक चंपारण है ना, अभी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो जिला बना हुआ है। तो चंपारण का जो इलाका है उसमें एक नया प्रणाली लागू किया गया था, उसका नाम था तीन कठिया प्रणाली, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली क्या था इसको समझिए, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली क्या था इसको समझिए, आप इसको याद भी रखेंगे।
इसके अंतर्गत चंपारण में इसके अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन में 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी चंपारण में यह अनिवार्य कर दिया था कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा में आपको नील की ही खेती करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना है आपको, नील का ही खेती करना है। ठीक, इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके विषय में आप आगे पाठों में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने इस पाठ के सभी तथ्यों को समझा, किस किस व्यवस्था द्वारा अंग्रेजों ने हमसे क्या ये लगान वसूला। ठीक, अब इस अध्याय में कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसको आप एक एक करके हल कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। इसमें से आपको क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो आप पढ़ें, सबसे पहले क्या अपनाया गया, अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, इसके बाद है अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक राजा होता था। ठीक, अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसानों को माना गया। ठीक है, आप पढ़े हैं पहले अभी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आप तो समझे ही हैं, उनका एक ही अपना उद्देश्य था, क्या, अपना आय बढ़ाना। ठीक है, बाकी उससे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। इस प्रश्न आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था जो था यह कहाँ लागू था, पंजाब में था। ठीक है, नील दर्पण को किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र, आप पढ़ चुके हैं। नकदी फसल जो था मुख्य रूप से नील, सोडा, अफीम, यह सब कहाँ होता था, बिहार में होता था। ठीक है, अस्थाई भूमि व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्ती यह कहाँ कब लागू किया गया था, 1793 में, आप पढ़े हैं। अब देखिए आगे प्रश्न है, आइए विचार करें। ठीक है, इन प्रश्नों में आपको विचार करना है, इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि गाँवों में उस समय, गाँवों में नहीं, यहाँ से नहीं, आप यहाँ से लिखेंगे, उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी कहाँ रहता था, गांव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गांवों से क्या करते थे, लगान यानी कृषि उपज पर राजा द्वारा जो किसानों से लिया जाने वाला कर होता था, क्या करते थे, उसका वसूली करते थे। कौन, जमींदार। ठीक, इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें ज़मीनें भी मिलती थी। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताइए। है ना, अस्थाई बंदोबस्ती में जो भी विशेषताएं थी उनको आपको बताना है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा, आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पर, किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसे क्या कहा गया, अस्थाई बंदोबस्ती का नाम दिया गया। आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके करिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूल करते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ से। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में बताइए। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, बार बार जो चेंज कर रहा था, बदल रहा था अपना ये राजस्व व्यवस्था, उसको आप किस रूप में देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर चूंकि आपको अपने शब्दों में देना है, ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका उत्तर देने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक पढ़े, ठीक है, और इसको अपने शब्दों में थोड़ा शॉर्ट करके लिख ले। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से फिर उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े और यहाँ देखिए लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी ऊँची थी। ठीक है, यहाँ से क्या करें, आप यहाँ तक
पढ़े और इसको अपने शब्दों में थोड़ा काट छाँट कर लिख ले, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब यह तीनों तरह का जो व्यवस्था था उसने गाँवों के किसानों और ज़मींदारों दोनों को क्या कर दिया, एक तरह से बर्बाद कर दिया। अंततः आपको यही लिखना है। अगला प्रश्न है ये 4 नंबर, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आज सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में वसूल करती है, बहुत कम राशि वसूल करती है। ठीक है, और अगर किसान राजस्व देने में सक्षम नहीं है तो वह कुछ वर्षों के बाद भी वह कम राशि दे सकती है। ठीक है, किसानों को सरकार के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, जबकि खेती करने हेतु अनुदान भी अलग से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी शासन सरकार के समय में क्या होता था, अंग्रेजी सरकार किसानों से उनके उपज का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नई भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसने भारत में अंग्रेजी शासन को क्या किया, अस्थायित्व तो प्रदान किया, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भूमिपतियों तथा आम किसानों दोनों में कई तरह के असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति उन लोगों के द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो इसका उत्तर में आप पहला समस्या तो आप यहाँ से लिखेंगे कि नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी और अंग्रेज बागान मालिक किसानों को से जबरन हर बैल लेकर पहले अपने नील की बुआई करवाते थे। पहला समस्या यह हो जाएगा। दूसरा समस्या में आप लिखेंगे यह, जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। ठीक है, इस सब का असर यह होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। ठीक है, और तीसरा नंबर समस्या में आप लिखेंगे 3 नंबर समस्या में कि असामी बाड़ में, यानी यह जो तरीका था नील का खेती का, असामी बाड़ में बागान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। मतलब कुछ ज़मीन पर क्या करते थे, वे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, तो यह तीसरा नंबर समस्या में लिख देंगे। ठीक हो गया, इस तरह आपका आंसर उसका। बच्चों, इस तरह आपका यह अध्याय खत्म हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।